दोस्तों नमस्कार। दोस्तों याद कीजिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में घूम घूम कर रैलियों को करना, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर लोगों की मौजूदगी होती थी और उस मौजूदगी के बीच में कितनी बड़ी तादाद में इस देश का युवा होता था। 2014 बीत गया, 2015 बीत गया, 2019 भी आया और उस वक्त भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में घूम घूम कर रैली ही करते नजर आए और उस रैली में नारे लगाने के लिए और कोई नहीं, इसी देश का युवा मौजूद था। वही युवा आने वाले वक्त में जिसके कांधे पर इस देश का भविष्य है, आने वाले वक्त में उसको इस देश की कमान संभालनी है। और 24 घंटे भी अभी बीते नहीं है, उत्तर प्रदेश के भीतर अलग अलग जिलों में जो भी नजारा आपको देखने को मिला, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कहीं पर बीएसपी के भी कुछ कार्यकर्ता नजर आ गए, कहीं हो सकता है आपने कुछ कांग्रेसियों को भी देखा होगा। युवाओं चेहरों की तादादों को पढ़ना शुरू कीजिए और सोचना शुरू कीजिए कि वह सड़क पर क्यों था, वो नारे क्यों लगा रहा है। इस देश के भीतर में क्या मौजूदा सच सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और चुनाव है? और जैसे ही इसका जिक्र होगा तो इस देश के युवाओं का भविष्य आने वाले वक्त में सिवाय राजनीति के और कुछ भी नहीं। सच यह है, इस देश के भीतर में युवाओं के सामने सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसीलिए आज संवाद उन्हीं युवाओं से जो राजनीतिक पार्टियों में नेताओं के पीछे खड़े होकर नारे लगाते हैं, उन्हीं युवाओं से जो बूथ पर बैठकर लोगों के वोट को पड़वाने पहुंच जाते हैं, जिससे एक दिन का मेहनताना उनको मिल जाएगा। उन्हीं युवाओं से बात जिन्होंने 10वीं पास की, जिन्होंने 12वीं पास की, जो ग्रेजुएट हो गए, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, जो प्रोफेशनल्स हो गए, आज उन्हीं युवाओं से बात करने की इच्छा है। वजह बहुत साफ है। याद कीजिए 70 और 80 के दशक में कम से कम भारत के सिल्वर स्क्रीन पर एक एंग्री मैन तो घूमता था। सलीम जावेद ने सिनेमाई स्तर पर इस देश के युवाओं के भीतर के गुस्से को सिल्वर स्क्रीन पर उभार दिया था। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या इस देश के युवाओं के सामने सिवाय सियासत के और सियासी गुलाम बनने के कुछ भी नहीं है? और सियासी गुलाम भी इसलिए बन रहे हैं कि वो जान चुके हैं सारे रास्ते बंद हो गए हैं। जो भी नाम लेते हैं इस देश के भीतर में ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लास, क्या उनमें शामिल युवाओं की तादाद कितनी बड़ी स्थिति में बेरोजगारी का दंश लगातार झेल रही है? क्या ओबीसी नेताओं ने सोचा? और जब केंद्र सरकार ने बताना शुरू किया कि हमने तो ओबीसी को अपने साथ शरीक कर लिया है, तो भी एक शोर मचा, क्या वाकई उनके पास रोजगार है? ध्यान दीजिए, इस देश की सियासत बड़ी महीन लकीर खींचती है। चाहे वो दलित का मसला हो, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब का मसला हो, एससी एसटी या फिर दूसरे पिछड़े तबके का जिक्र हो, या फिर ओबीसी में एक तरफ यादव को खड़ा कर दीजिए और दूसरी तरफ बाकी जातियों की स्थिति किसी की कुछ नहीं बदली। हर के सामने, हर युवा के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है, वह राजनीति में शामिल हो जाए, उस दौड़ में शामिल हो जाए जिसका आगे पीछे कुछ भी नहीं है सिवाय इसके इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर तक की लूट है। हमें लगता है कि आज सरकारी दस्तावेजों के जरिए इस देश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो तकरीबन 997 इस देश भर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, बच्चा जैसे ही 10वीं पास करता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के दफ्तर में पहुंचकर फॉर्म भरता है। उस फॉर्म को भरने के बाद उसके भीतर एक उम्मीद जागती है कि हो सकता है आने वाले वक्त में उसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए नौकरी मिल जाए। 12वीं पास करता है तो एक दूसरा फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें लिखना पड़ता है अब हम 12वीं पास हैं। डिप्लोमा करता है तो उसका जिक्र करना पड़ता है, बीए कर लेता है तो उसका जिक्र करना पड़ता है, पीजी कर लेता है तो उसका जिक्र कर लेना पड़ता है। लेकिन जो जिक्र होते चला जाता है उसकी तादाद इस देश के भीतर करोड़ों में है। नौकरियां क्या लाखों में भी दी गई। और अगर हम उसको भी कैटेगराइज करना शुरू कर दें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के डाटा के मुताबिक ही, इस देश के भीतर में जो लेबर मिनिस्ट्री है उसने दरअसल इस देश में 2018 के बाद कोई डाटा रिलीज नहीं किया है। लेकिन 2018 तक का भी सरकारी डाटा इस देश के युवाओं को घबरा देने के लिए काफी है। उनके सामने कितनी मोटी दीवार इस देश में खड़ी कर दी गई है, कोई सीधे चलोगे तो दीवार से टकरा जाओगे और फिर कहीं के नहीं रहोगे। दाएं और बाएं राजनीतिक पार्टियां हैं, इधर जाओ या उधर जाओ,
यह सोचते हुए जाओ कि नारे तुमको लगाने होंगे और उन्हीं नेताओं को तुमको जिताना होगा जिन नेताओं ने इस देश के युवाओं के सामने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमें लगता है कि जो 24-48 घंटे पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नजारा था, बात आज वहीं से शुरू की जाए। उत्तर प्रदेश के युवाओं से ही बात शुरू की जाए जो लगातार अलग अलग जगहों पर अपने रोजगार को लेकर रैलियां निकालते हैं, नारे लगाते हैं, लाठियां भी खाते हैं, पानी की धार भी सहनी पड़ती है, कहीं कहीं आंसू गैस के गोले भी छूट जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच रोजगार नहीं मिलता। तो सच क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, जो कि इस देश में 1000 दफ्तरों को खोले हुए है। आज हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप किस तरीके से प्रोफेशनल होकर दरवाजा खटखटा रहे हैं और रोजगार ठप पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर में 2018 में जो बेरोजगार लोगों ने फॉर्म भरे उनकी संख्या थी 21,39,000। आज की तारीख में यानी 2021 के फरवरी में यह बढ़कर तकरीबन 82 लाख हो गई। अगर यह स्थिति इस तेजी से बढ़ चली है तो इसका मतलब क्या है और इसके भीतर का सच क्या है? सच यह है कि इस देश के भीतर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जितनी बड़ी तादाद में युवा इस उम्मीद से फॉर्म भर देता है कि दरअसल इसके बाद कोई ना कोई इस देश में तो नौकरी निकलेगी और उसके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। हकीकत जानिए, सारे दरवाजे या तो सोची समझी रणनीति के तहत या फिर एक साजिश के तहत इस देश की सियासत ने युवाओं के सामने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब यह युवाओं को तय करना है कि वह दरअसल किस दिशा में जाएंगे। राजनेताओं के पीछे, राजनेता शब्द ठीक नहीं है, इन नेताओं के पीछे खड़े होकर नारे लगाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी को जिताएंगे, उसमें से जो दिहाड़ी मिल जाएगी, जो थोड़ी बहुत मलाई मिल जाएगी सत्ता की, उसे देखेंगे, या फिर आने वाले वक्त में वह भी तो बड़े होंगे और यह जो नेता हैं यह भी तो बुजुर्ग होंगे। तो रास्ता आगे निकलेगा कैसे? और अगर अंधेरा इतना घना है, जब कोई विजन किसी पॉलिटिकल पार्टी और नेता के पास बच नहीं पा रहा होगा, तब स्थिति कितनी भयावह होगी जब उसी अंधेरे से निकलकर इस देश के भविष्य को आप संभालने निकलेंगे। यह कल्पना इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर में सिर्फ 2017 में 12,93,000 लोगों ने, 2017 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस वक्त योगी सरकार आई थी, नई थी, रोजगार का जिक्र उसने किया था। 2017 में सबसे ज्यादा 12,93,500 लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फॉर्म भरा। नौकरियां जो मिली वो सिर्फ 10,400 को मिली, यानी फॉर्म भरे गए 12,93,500 और नौकरी मिली सिर्फ 10,400 को, बाकी बेरोजगार रह गए। 2018 में बहुत कम फॉर्म भरे गए, एक लिहाज से सिर्फ 3,24,000 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फॉर्म भरे गए, नौकरियां सिर्फ 400 लोगों को मिली। और 2018 के बाद से नौकरियों का मिलना एक तरह से बंजर जमीन और सूखे की स्थिति आ गई। उत्तर प्रदेश में उसके बाद 100 की नौकरी भी किसी को मिल पाई हो, यानी 100 का आंकड़ा भी छू पाए हो, यह भी नहीं हो पाया। 2018 आखिरी था जब 400 लोगों को नौकरी मिली थी और फॉर्म भरे गए थे 3,24,000। हमें लगता है जिस अनुसूचित जाति का जिक्र है, जिस शेड्यूल क्लास का जिक्र है, जिस दलित समाज का जिक्र है, उसके भीतर का भी सच उत्तर प्रदेश में समझना चाहिए। वहां पर तकरीबन 54,200 लोगों ने फॉर्म भरे थे और नौकरियां मिली सिर्फ 30 लोगों को। और 2017 में जब डाटा निकाला गया कि कितने लोग बेरोजगार हैं जो एससी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, पता चला 4,93,520 फॉर्म वहां पर भरे पड़े हैं जिनके लिए रोजगार नहीं है। हम जिक्र आपसे अभी भी 5 साल पहले का कर रहे हैं, यह बताने के लिए कर रहे हैं कि उसके बाद स्थितियां कैसे बढ़ी होंगी। 2018 के बाद से सरकार ने रोक दिया है, डाटा नहीं आ रहा है। लेकिन बहरहाल इस देश के भीतर की स्थिति क्या होगी यह भी समझिए, और खास तौर से उससे पहले ओबीसी को देखिए। ओबीसी के बारे में 2016 में इस देश में कहा गया, जो अब देश के गृह मंत्री हैं और उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, कि पहली बार इस देश को ओबीसी प्राइम मिनिस्टर मिला है। और इस बार जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो पता चला कि 27 ओबीसी मंत्री हैं। सबसे ज्यादा रोजगार ओबीसी जाति से जुड़े हुए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है।
लेकिन सच क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ओबीसी ने फॉर्म भरे, सिर्फ उत्तर प्रदेश के भीतर में 2017 में 1,01,690 फॉर्म भरे गए ओबीसी के जरिए कि हमें नौकरी मिल जाए। और आपको जानकर हैरत होगी, नौकरी मिली सिर्फ 40 लोगों को। 2017 का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद चीजें कम होती चली गई है, वो लास्ट में आपको बतलाएंगे क्या स्थिति आ गई है। और 2017 में जानकारी मिली कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 100 है, सबसे ज्यादा है देश के किसी भी राज्य की तुलना में, वहां पर 7,87,000 ओबीसी से जुड़े बेरोजगारों ने फॉर्म बनकर रखे हुए थे, जो धीरे धीरे बढ़ते चले गए और आज की तारीख में यह संख्या 7,87,000 से बढ़ते बढ़ते वह लगभग 20 लाख पहुंच गई है। कल्पना के परे है। और इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री तो ओबीसी पूरे देश को दिया गया था। पूरे देश के भीतर में अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का डाटा सिर्फ ओबीसी का निकालिएगा तो उसमें लगभग सिर्फ 2017 में 7,98,600 लोगों ने फॉर्म भरे थे। नौकरी सिर्फ 5,040 लोगों को मिली। और जो उस 2017 में इस देश के भीतर में जो ओबीसी 10वीं पास के बाद से बेरोजगार था, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमाधारी, प्रोफेसर, इन सभी ने जो फॉर्म भरे थे उनकी संख्या 2017 में 1,18,21,300 थी, जो आज की तारीख में दुगनी हो गई है। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं ओबीसी जो देश के भीतर बेरोजगार हैं, फॉर्म भर के रखे हुए हैं। क्या ये 27 कैबिनेट मिनिस्टर्स और उत्तर प्रदेश के भीतर जो भी ओबीसी मंत्री बनेगा, क्या वो दावा और वादा कर पाएगा कि हम नौकरी दिला देंगे? यह इस देश की एक ऐसी स्थिति है कि यह युवा क्या करे। और उत्तर प्रदेश का जब हम आपको डाटा दे रहे हैं तो कमोवेश ये पूरे देश के हर राज्य की स्थिति है। हर राज्य में राजनीतिक दलों की तादाद, पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है, मेंबरान की, उसमें युवा तबका शामिल हो रहा है। हम उसके भीतर और झांके और जरा बताने की आपको कोशिश करें कि कितना अंधेरा है, तो इस अंधेरे को भेदने के लिए हमको लगता है इस देश की एक स्थिति को देख लीजिए। बेरोजगारी का आलम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए जो निकल कर आता है वो कितना भयावह है। 2014 में 4,82,61,000 लोगों ने इस देश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पर्चा भरकर रखा हुआ था कि हम बेरोजगार हैं, और सरकार नौकरी दे पाई सिर्फ 3,38,000 को। अगले साल नौकरी दे पाई 3,95,000 को, उसके अगले साल 4,05,000 को, उसके अगले साल 4,24,000 को, उसके अगले साल 4,04,700 लोगों को। यानी 2014 से 2018 तक इस दौर में जो नौकरियां, ये 2019 उसके रेंज में आ जाता है, यानी पहले 5 साल मोदी सरकार के जरिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिन नामों को दर्ज किया गया था उनकी संख्या लगभग 18 से 20 करोड़ होगी, लेकिन रोजगार जो दिया गया वह रोजगार सिर्फ 19,67,800 रोजगार दिया गया। यह इस देश की स्थिति है। बरस दर बरस जो रोजगार दिया गया वो हम आपसे जिक्र कर रहे थे। इस स्थिति में, इस देश के भीतर में अगर देश की स्थिति ये डामाडोल हो चली है तो हमें लगता है कमोवेश हर राज्य की स्थिति और उस राज्य के भीतर कितनी बड़ी तादाद में कितने उम्र के बच्चे, जैसे 15 से 19 साल, एक टारगेट 2017 ही लीजिए क्योंकि सरकार का एवरेज 2017 को मान रहा है कि इसको अगर एवरेज माना जाए 2014 से 2020 के बीच में, तो 2017 के एवरेज में 15 से 19 साल तक के लगभग 75.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे कि हम बेरोजगार हैं। 20 से 29 साल की उम्र के बच्चे जो आज की तादाद में रोजगार नहीं मिलने पर सड़क पर नारे लगाते हैं, ब्लॉक स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, इस उम्र के लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। या 20 से 29 उम्र तक के जो लोग थे उनकी संख्या तकरीबन 2 करोड़, 1,95,23,200। यह फॉर्म भरे बेरोजगारों की संख्या है 2017 की, जो कि 20 से 29 बरस के बीच है। उसके बाद आइए 30 से 39। यह उम्र एक लिहाज से होता है कि इसके बाद तो आप शादी कर चुके होते हैं। लेकिन बेरोजगारी का आलम यह रहा, 2017 का डाटा बतलाता है कि 1,10,56,000 लोगों ने फॉर्म भरे
उम्र 30 से 39 बरस तक। बेरोजगारी का आलम यह है कि 40 प्लस में भी लोग फॉर्म भर रहे थे और 40 से 50 के बीच में तकरीबन 35.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो 50 के ऊपर लगभग जो फॉर्म भरने वाले थे वह भी 9 लाख थे। यह इस देश का एक ऐसा सच है जिसमें रोजगार बिल्कुल नहीं है और सरकार रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं। अगला सवाल, कैसे बच्चों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं? 10वीं पास बच्चे 1,39,99,300 10वीं पास बच्चे 2017 में फॉर्म भरते हैं, रोजगार नहीं मिलता है। 12वीं पास बच्चे 1,08,40,000 फॉर्म भरते हैं, नहीं, पूरे देश भर में नौकरी नहीं मिलती है। जो ग्रेजुएट हो गए हैं 61,55,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। जो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, सोचते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ और पढ़ लेते हैं, 15,33,000 इन्होंने भी फॉर्म भरा, नौकरी नहीं मिली। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सोच रहे थे कि कुछ डिप्लोमा कर लेते हैं, जो सरकार का स्किल इंडिया है शायद उसमें नौकरी मिल जाएगी, उसका भी जो औसत निकल कर आया वो कमोवेश हर बरस लगभग 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते रहे, रोजगार नहीं मिला। ये बच्चे कहां जाएंगे? उसी राजनीतिक दलों की भीड़ में शामिल होकर नारे लगाएंगे, एक दिन का 500 या 1000 रुपया, या फिर जिस तरीके से चुनाव के वक्त बूथ मैनेजमेंट करना पड़ता है उसमें जुड़ जाएंगे, 2000 से 5000 रुपया। ये कौन सी परिस्थिति का देश है जिसमें चुनाव ही देश है, देश ही चुनाव है और चुनाव में जीतना ही आखिरी मंत्र है और पहला मंत्र है? क्योंकि कमोवेश ये हर देश के हर राज्य की स्थिति है। सवाल ये नहीं है कि जब हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, जब हम SC/ST का जिक्र कर रहे हैं, जब हम OBC का जिक्र कर रहे हैं, तब एक सवाल आपके जहन में आएगा, तो रोजगार बिल्कुल नहीं, तो अन्य राज्यों की भी स्थिति बताइए। पंजाब में भी तो चुनाव होने हैं। पंजाब का भी अगर आप आंकड़ा लीजिएगा, 2017 का ही लेना शुरू कीजिए, 2018 का जो उसका आखिरी डाटा है वो आया, उसमें जानकारी मिली कि लगभग 1 लाख लोग जो थे उन्होंने अपने तौर पर वहां पर फॉर्म भरा बेरोजगारी का, और सिर्फ 2018 में आखिरी के 3 महीने में फॉर्म जो भरे गए वह थे 10,860। 1,000 लोगों को नौकरी मिली और वहां पर 2018 में जो डाटा नजर आया पंजाब के भीतर में, वह 3,19,400 लोग बेरोजगार थे। याद कीजिए जेपी आंदोलन के वक्त में, जयप्रकाश आंदोलन का जिक्र नई युवा पीढ़ी नहीं जानती होगी, लेकिन इस देश में जो सत्ता संभाले हुए हैं ना, उनको बाखूबी पता है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे हाल में मंत्री पद से हटा दिए गए हो IT मिनिस्टर, वह भी हो। सवाल यह है कि इस दौर के भीतर में जिनका नाम भी आप लेते, रविशंकर प्रसाद, नाम एक झटके में भूल गए, लेकिन रविशंकर प्रसाद यह भी शामिल थे। एक लंबी फौज है जो कि जेपी आंदोलन में इंदिरा गांधी की सत्ता को डिगाने के लिए लोग कॉलेज से निकल कर आ गए थे। वो दौर एंग्री यंग मैन का था। सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन था और जमीन पर आंदोलन करते युवाओं की फौज थी। वो आंदोलन कर रहे थे और जेपी सिर्फ एक ही बात कहते थे, हिंसा नहीं करोगे, उसके बाद मैं सत्ता पलट कर दिखला दूंगा, और उन्होंने सत्ता पलट कर दिखा दी। लेकिन आज की तारीख में युवा आंदोलन नहीं कर रहा है, वोट मांग रहा है। वोट भी मांग रहा है तो दिहाड़ी पर नौकरी करने की स्थिति में आ गया। क्या मौजूदा वक्त में भारत का युवा बेरोजगार होने के साथ साथ गुलामी की परिस्थितियों को भी जीने को मजबूर हो गया है? उसके भीतर का खून खौलता नहीं है, उसको यह समझ नहीं आता है कि इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने और बनाने का काम किया है, और उन्हीं के कांधे पर सवार होकर, और आपको भी यही पाठ पढ़ाया जाता है कि आप यहां से निकलेंगे और आगे चले जाएंगे। इस देश के भीतर में चाहे वो नौकरशाहों की फौज हो, चाहे पुलिसकर्मियों की फौज हो, सब सोचते हैं कि तत्काल में सत्ता के साथ खड़े हो जाएं तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन स्थिति इस देश के भीतर में इतनी विकट हो चली है कि कोई बच्चा कैसे सुरक्षित होगा जब एजुकेशन के सारे दरवाजे बंद हैं। शिक्षा की स्थिति के बाद आने वाले वक्त में कोई भविष्य बच नहीं पा रहा है। तब फिर युवाओं के सामने क्या नारे लगाने ही पहला और अंतिम विकल्प इस देश में बना दिया गया है? क्योंकि राज्यवार भी अगर स्थिति देखिएगा तो बिहार में 2018 में सबसे कम फॉर्म भरे गए, सिर्फ 5,500। लेकिन उससे भी हैरत की बात यह है, ये 5,500 फॉर्म में से भी एक भी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए नौकरी नहीं मिली। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो दर्ज था
बेरोजगारी की तादाद उसमें 7,94,300 बच्चों के फॉर्म पहले से भरे पड़े थे। यह उस बिहार का आलम है जिसने जेपी की आंदोलन की मुनादी में शरीक होकर इस देश की सत्ता को पलट डाला। उसका क्या हो गया? उस वक्त झारखंड उसके साथ मिला हुआ था 1975 में। आज तो झारखंड एक अलग राज्य बन गया है, लेकिन झारखंड के भीतर भी सिर्फ 1,400 लोगों को रोजगार मिला, जबकि 36,800 लोगों ने फॉर्म भरा। और आज की तारीख में वहां पर जो बेरोजगारों की संख्या है वो लगभग 7 से 8 लाख हो चली है। बिहार में ये संख्या जो है लगभग 12 से 16 लाख के भीतर है जो फॉर्म भर चुके हैं। मध्य प्रदेश भी जेपी आंदोलन में शरीक हुआ था। वहां पर 2018 में फॉर्म भरने वाले लोग थे 3,27,500। एक भी व्यक्ति को शिवराज सिंह चौहान वो नौकरी नहीं दिला पाए, जीरो। और वहां पर 2018 में 19,90,000 लोग बेरोजगार थे, जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज है। आज की तारीख में वह 29 लाख पहुंच गया है। महाराष्ट्र बड़ा ही शानदार राज्य है। कहते हैं कि सबसे ज्यादा नौकरियां वहीं पर होती है, लेकिन वहां के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 40,83,000 लोगों ने फॉर्म भरे और नौकरियां मिली सिर्फ 41,000 को। 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, नौकरी मिलती है 41,000 को। और जब वहां के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की इसको टटोला गया तो जानकारी मिली कि वहां पर लगभग 40 लाख बेरोजगार हैं। महाराष्ट्र में 2018 में फॉर्म भरे गए थे 4,08,300। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 2018 में फॉर्म भरे थे, उसमें से 41,000 को नौकरी मिली थी। लेकिन ओवरऑल 40 लाख लोग बेरोजगार हैं, जो कि आज की तारीख में लगभग 65 लाख हो गया है। यानी राज्यवार जब हम जोड़ना शुरू करते हैं और यह स्थिति हमारे सामने आती है कि क्या स्थिति है, तो आज की तारीख में यह डाटा गवर्नमेंट से हटकर कुछ एनजीओज के डाटा हैं और कुछ जो अलग अलग सरकार अलग अलग वक्त में जो डाटा देती रहती है, उसके मुताबिक जो ओबीसी की तादाद है आज की तारीख में, बेरोजगारों की तादाद उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के भीतर में वह तकरीबन 12 लाख की हो गई है। इस देश के भीतर में 2 करोड़ से ज्यादा ओबीसी बेरोजगार हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फॉर्म भर कर रख चुके हैं। दलित, शेड्यूल कास्ट कहिए या SC ST कहिए, उन सबको मिला दीजिए तो उनकी संख्या इस देश के भीतर में सिर्फ उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में उनकी संख्या लगभग 7 लाख है जो बेरोजगार हैं। और अगर देश के लिहाज से उनको देखना शुरू कीजिएगा तो इनकी संख्या बढ़ते 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 हो पहुंच जाती है लगभग 1,18,00,000। यह स्थिति इस देश के भीतर की है। यानी जो नौकरियां मिली वह लाखों में मिली, बेरोजगारी करोड़ों में है। फॉर्म भरे हुए लाखों में भी जो मिली वह 19 लाख से आगे नहीं पहुंच सकी 5 साल में। लेकिन जो फॉर्म भरते जा रहे थे वह लगभग 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ तक पहुंचते चले गए। यह इस देश का अनूठा सच है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बच्चा 10वीं पास करने के बाद भर देता है फॉर्म कि कोई नौकरी मिल जाएगी। नौकरी ना होने पर वह मजदूर बन जाता है और मजदूर बनने के बाद उसको जो भी दिहाड़ी मिलती है उसको भारत सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार देने के आंकड़े के साथ जोड़ देती है। और इसके बाद जो डाटा जारी किया जाता है उसमें बताया जाता है कि हमने इस देश के भीतर में जिनको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के जरिए जानकारी आती है कि हमने तो हर बरस कम से कम 5 लाख नौकरियां दी हैं। अगर इस 5 लाख को भी जोड़ दीजिएगा तो भी वह संख्या से मैच नहीं करती है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए नौकरी दी गई, उसकी तुलना में कहीं नीचे है। यानी इस देश के युवा के सामने सिवाय पॉलिटिकल पार्टी के कुछ नहीं बचा है। और इस देश की पॉलिटिकल पार्टी जो हर मुद्दे पर चूकती चली गई और इस देश को बदहाली और कंगाली के हालात में लाकर खड़ा कर दिया है, तो क्या किसी के पास कोई विजन नहीं है कि इस देश के युवाओं को ही वह सहेज ले और बता पाए कि रास्ता कैसे किस दिशा में जाएगा, या इस देश का युवा ही एक साथ एक मुश्त खड़ा होकर निकल जाए और यह तय करने लगे कि अब इस देश में जो भी पारंपरिक राजनीतिक दलों की उम्र जो भी बीते 10 वर्ष से ज्यादा है उनको उखाड़ फेंकना है और बिल्कुल नई स्थितियों को लाकर खड़े करना है। चाहे 543 निर्दलीय इस देश में चुन लिए जाएं लोकसभा के लिए, चाहे राज्यों की विधानसभा में यानी उत्तर प्रदेश में भी चाहे निर्दलीय को ही जिता दिया जाए, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जिताएंगे। और उत्तर प्रदेश में 403 निर्दलीय जिस दिन जीत गए उस दिन सोचिए क्या होगा।
यह एक ऐसी स्थिति है जो तय तो करना होगा इस देश की युवाओं को ही, क्योंकि युवाओं का वोट, जो हम आपको जानकारी दे रहे थे रोजगार की दृष्टि से, 19 साल से लेकर 39 साल तक के बीच में, इस 20 बरस के भीतर में भारत का जो वोटर है वो लगभग 60% इसी हिस्से का है जिसके पास काम नहीं है। वही नारे लगाता है, वही वोट डालता है, वही चीजों को पॉलिटिकल पार्टी के लिए मोटिवेट करता है। कैसी स्थिति में इस देश का युवा सिनेमाई पर्दे पर एंग्री यंग मैन बनने की कोशिश मत कीजिएगा। जमीन पर एंग्री मैन की स्थिति होनी चाहिए और वो संघर्ष के साथ आपकी अपनी शिक्षा का विजन जुड़ना चाहिए, जो पारंपरिक राजनीतिक दलों को उखाड़ फेंके, खारिज कर दे और तय कर ले कि किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को इस बार जीतने नहीं देंगे। जीतेगा तो इंडिपेंडेंट जीतेगा, वो आप भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।